Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to study about privileges of the parliament. So, what are parliamentary privileges? तो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राइट? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ एंड एग्जेम्पशंस इंजॉय करते हैं, जिसको प्रिविलेजेस कहा जाता है. सो ये जो स्पेशल राइट्स हो गया, इम्यूनिटीज़ फ्रॉम लॉ एंड एग्जेम्पशंस, ये जो है नॉर्मल सिटीजन को नहीं मिलता है, ये ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है. इस वजह से ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हुआ. अब इसमें क्या है वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि ये किनको किनको मिलता है. सो जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट. सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए इंटाइटल्ड हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इंटाइटल्ड फॉर द प्रिविलेजेस. इसके अलावे एक चीज़ और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. जब मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, आप लोग रिकॉल कीजिए कि उनको भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलता है, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, क्या उनको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मिलता है? तो उनको नहीं मिलता है. याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको रॉन्ग नहीं करना है. उनको नहीं मिलता है बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ फंक्शनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. याद रखना है, ठीक है. चलिए, अब ये जो प्रिविलेजेस होता है आखिर ये मिलता क्यों है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो इफ़ेक्टिव तरीके से रन कर सके, इंडिपेंडेंटली रन कर सके, इस वजह से ये प्रिविलेजेस दिया गया है. अब ये प्रिविलेजेस है क्या, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिएगा, जो प्रिविलेजेस है हमें दो पार्ट में पढ़ना है. एक्चुअली ये क्लासिफाइड है दो टाइप में, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ कलेक्टिव एंड अनदर वन इज़ इंडिविजुअल प्रिविलेज. तो ये जो कलेक्टिव प्रिविलेज है दैट इज़ इंजॉयड बाय ईच हाउस कलेक्टिवली. मतलब जैसे लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, तो ऑल द मेंबर्स इंजॉयड इट कलेक्टिवली. और इंडिविजुअल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल लेवल पे दिया गया हो, ठीक है, इंजॉयड बाय मेंबर्स इंडिविजुअली, सब कोई अपना अपना राइट इंजॉय कर रहे हैं. चलो इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं. सो द प्रिविलेज ऑफ ईच हाउस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दोज विच आर इंजॉयड बाय मेंबर्स इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअल प्रिविलेज हो गया. दोज विच बिलोंग टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज कलेक्टिव बॉडी, तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज हो गया, ठीक है. अब देखिए, द प्रिविलेज इंजॉयड बाई मेंबर्स इंडिविजुअली आर. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंडिविजुअली क्या क्या प्रिविलेज दिया जाता है. तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. द फर्स्ट वन इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट कब होता है, डिटेल में देखते हैं इसको. फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट exempts a member from arrest during continuance of meeting of house or committee thereof which he is a member and during period of 40 days before and after such meeting or sitting. तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर कोई सिटिंग चल रही हो, कोई सेशन चल रहा हो, तो उस बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड इवन 40 डेज बिफोर द सेशन भी अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड सेशन के 40 डेज आफ्टर भी अरेस्ट नहीं कर सकते. मीन्स they cannot be arrested during the session of parliament as well as 40 days before the session and 40 days after the session. ये चीज़ याद आपको रखना है, ठीक है. एंड ये किस कंडीशन में है वो भी आपको बताऊंगी. सेकंड पॉइंट देखिए इसके लिए, दिस इम्यूनिटी इज कन्फाइंड टू अरेस्ट इन सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस. तो ये याद रखना है कि ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम अरेस्ट, ये किसके लिए लागू है, तो ये ओनली सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केस के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप किसी का मर्डर करके आ जाएंगे और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ओनली इन केस ऑफ सिविल केसेस आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है. फिर हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं. द मेंबर कैन नॉट बी समन्ड विदाउट द लीव ऑफ हाउस टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होगा, ठीक है, उस टाइम में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज विटनेस, ठीक है, इन कोर्ट. तो ये उसका राइट है.
इंडिविजुअल राइट है कि इफ़ यू डोंट वांट टू गिव एविडेंस, या तो विटनेस बन के नहीं जाना चाहता है वो ड्यूरिंग सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट में, तब वो ऐसा कर सकता है। एंड इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है कि एक्सटेम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस, एक्सटेम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वो एविडेंस देने या विटनेस के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है कोर्ट में, एंड ये उसका राइट है जब पार्लियामेंट सेशन में हो। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल ऑफ ईच हाउस। तो यही बोला जा रहा है कि ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है कि कोई कुछ भी बोल सकता है अंडर द हाउस, मगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना बोल दे जिससे कि जो रूल ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसको हार्म पहुँचे। हार्म पहुँचे मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि ये जो रूल ऑफ प्रोसीजर हो गया या कंडक्ट ऑफ बिजनेस उसके अगेंस्ट कोई बात बोल दी गई हो। लाइक एंटी नेशनल कुछ भी नहीं बोलना है, फालतू के लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ नहीं करना होता है, बिकॉज अगर किसी ने ऐसा किया तो वो पनिशेबल होगा एंड दैट विल ब्रीच द प्रिविलेज। ब्रीच द प्रिविलेज मतलब क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें क्या है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको पूरा फ्रीडम तो दिया गया, बट रिस्ट्रिक्शन भी है। और कहाँ रिस्ट्रिक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके लिए, ये जो 6th पॉइंट में आपको दिख रहा है, द लिमिटेशन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज दैट no discussion can take place in parliament with respect to conduct of any judge of Supreme Court or High Court in discharge of his duties except upon motion for removal of judge। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें तो ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, बट किसी भी जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी जज के कंडक्ट के रिगार्डिंग, डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी के रिगार्डिंग वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर जो हमारे जज है उनका रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा होगा उस केस में प्रोसीडिंग्स में जज के बारे में बात किया जा सकता है, अदरवाइज जज के कंडक्ट के रिगार्डिंग किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो आई होप आपको इंडिविजुअल प्रिविलेजेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं द प्रिविलेजेस ऑफ हाउस कलेक्टिवली। जो कलेक्टिव प्रिविलेज हुआ उसको अब हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स एंड टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे अब देखो हम लोग कलेक्टिव लेवल पे पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि जो सेटिंग्स होता है हाउस में, तो अगर हाउस चाहे तो अपने सेटिंग्स को पब्लिक कर सकता है। पब्लिक करना मतलब कि कोई सेटिंग्स है, ठीक है, तो उसमें जो भी डिबेट हो रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है या तो प्रोसीडिंग्स है, उन सबको वो पब्लिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोकसभा टीवी देखे होंगे, ठीक है, या राज्यसभा टीवी जो आता है न्यूज़ चैनल पे, तो उसमें क्या होता है कि लाइव दिखाया जाता है कि लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनका राइट है, वो पब्लिश कर सकते हैं, अपनी प्रोसीडिंग्स जनता तक पहुंचा सकते हैं, जनता को दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको राइट है पब्लिश करने का अपने डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, बट ऑन द अदर हैंड वो रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द पब्लिकेशन, मतलब कि वो कुछ सीक्रेट सेटिंग भी रख सकते हैं अगर वो चाहें कि अदर पर्सन तक ये सेटिंग्स ना पहुँचे, ये प्रोसीडिंग ना पहुँचे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बस वही वहाँ पे रहेंगे एंड जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह सब हो जाएगा, कोई भी आउटसाइडर नहीं रहेगा इस केस में। ठीक है, इनकेस अगर आउटसाइडर रहा भी और अगर वो चाहेंगे कि इसको पब्लिश ना करें तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द राइट टू एक्सक्लूड अदर। ओके, द राइट टू एक्सक्लूड अदर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ विजिटर्स या तो फिर जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया पीपल हो गए, दे आर ऑल्सो अलाउड। बट अगर जो पार्लियामेंट है वो चाहे कि वो सीटिंग अपना सीक्रेट रखना चाहता है एंड अदर मेंबर्स को वो एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो बोलेंगे कि जो भी अदर मेंबर्स है दे आर नॉट रिक्वायर्ड कि आप यहाँ से जा सकते हो, हमें अपना जो भी सीटिंग्स है उसको प्राइवेट रखना है या सीक्रेट रखना है, ओपन नहीं रखना है। तो जो अदर मेंबर्स है उसको वो लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम सेटिंग्स।
अदर मेंबर्स में कौन होगा, विजिटर्स हो गए, जर्नलिस्ट एंड मीडिया पीपल, ये सारे हो गए जनरली, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ हाउस। इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे जो पार्लियामेंट है ना वो अपने रूल्स खुद बनाती है, तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ये जो सारी चीज़ें हैं तो इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट खुद रूल्स बनाती है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, द राइट टू पब्लिश पार्लियामेंट्री मिसबिहेवियर। इसमें यही बोला जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई मिसबिहेव करता है तो उसको वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ वन, द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट प्रिविलेज। तो यही बात हो गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करते हैं, अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है मैं आपको बताती हूँ, या तो आउटसाइडर अगर वो भी कुछ ऐसा करते हैं तो उनको पनिश किया जा सकता है। आउटसाइडर मीन्स जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया पीपल, कोई भी, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं जो टर्म है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। तो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है उसमें बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप अगर जो प्रिविलेज दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसका उल्लंघन करता है, उसको मिसयूज़ करता है, डिसरिगार्ड करता है, तो ये जो ऑफेंस है इस ऑफेंस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं एंड इट इज़ पनिशेबल बाय हाउस, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल करे या कलेक्टिवली कोई भी करे, अगर प्रिविलेजेस के को मिसयूज़ किया गया है, राइट्स को और इम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड की गई है उसको मिसयूज़ किया गया है, तो ये जो ऑफेंस है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ठीक है। तो अगर आउटसाइडर ऐसा करता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स और है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्लियामेंट है वो इंक्वायरी कर सकता है अबाउट एनी मेंबर। इंक्वायरी मतलब देखो पार्लियामेंट के पास राइट है कि इट कैन रिसीव इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी मेंबर और रिलीज ऑफ एनी मेंबर। लाइक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर वो अरेस्ट हो रहा है या उसको इम्प्रिजनमेंट हो रहा है तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको राइट है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन अरेस्ट हुआ है, क्यों हुआ है, आखिर उनको डिटेंशन में क्यों डाला गया है, इम्प्रिजनमेंट क्यों मिला है, ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों को भी जानने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में कौन है, स्पीकर है, तो लाइक स्पीकर से परमिशन लेने के बाद ही किसी भी मेंबर में को, लोकसभा के मेंबर को अरेस्ट किया जाता है अगर ही इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की सिटिंग चल रही है एंड किसी मेंबर को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा कोर्ट होता है, जो कोर्ट होता है ना, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस इन मैक्सिमम केसेस। मतलब कोर्ट का क्या है ना, वो तो इंटरफेयर करती ही नहीं है प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में। कोर्ट एंड पार्लियामेंट दोनों अपना अपना एक दूसरे से रहते हैं, वो एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो बस इतना कुछ है याद रखने को। एंड हाँ, मैं आपको बता रही थी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मैंने आपको बता दिया। एक और टर्म याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ना, ये एक शॉर्ट टर्म है एंड ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंडर आता है। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है वो वाइडर टर्म है, ठीक है, एंड कई जगह आप इन दोनों टर्म्स को देखते होंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में क्या होता है कि एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स पार्लियामेंट और ऑब्स्ट्रक्ट इट फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहलाता है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है ना, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये बता नहीं रखा है, अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा है। इसमें बस यही है कि एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स, कुछ भी जो पार्लियामेंट को इंटरफेयर करे या ऑब्स्ट्रक्ट करे अपना काम करने में, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंडर आता है। एंड इसमें हम लोग को दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, दोनों को याद रखिएगा। आर्टिकल 105 में क्या बोला गया है कि इट अलाउज पार्लियामेंट टू डिसाइड वेदर समथिंग इज कंटेम्प्ट और नॉट इन द हाउस। मतलब कि देखो ये जो हो गया ये यूनियन लेवल पे हो गया, जो पार्लियामेंट को
डिसाइड करने के लिए परमिशन दे रहा है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर समथिंग इज़ कंटेम्प्ट और नॉट। अगर वो कंटेम्प्ट लगता है तो पनिशेबल होगा और नहीं लगता है तो नहीं होगा। तो ये हो गया यूनियन लेवल पे आर्टिकल 105। आर्टिकल 194 स्टेट लेवल पे हो गया, जो कि अलाउ करता है स्टेट लेजिस्लेचर को डिसाइड करने के लिए कि वेदर समथिंग इज कंटेम्प्ट और नॉट इन द स्टेट असेंबली। तो ये हो गया आपका स्टेट लेवल पे। तो याद रखना है, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है ये जो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होता है वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, तो बस इतना कुछ है पढ़ने को, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाले फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।